जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोराण आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे, जैसे आप बहुत सारे साथियों की समस्या है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो हमें तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो साथियों, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बारे में। इसके जो उपविभाजन है उस पर बात करेंगे हम, और इसमें भारतेंदु युग में आपको क्या कुछ याद होना चाहिए, इतनी बात करेंगे हम। इससे आगे की द्विवेदी युग की और छायावाद की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में अगर मैं बताऊं तो साथियों, जैसे हम आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, वहाँ तक तो हम हमेशा वरीयता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देते हैं, क्योंकि उनका इतिहास ग्रंथ ही सबसे प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन अगर बात आए आधुनिक काल की तो वहाँ हम डॉक्टर नगेंद्र को ज़्यादा वरीयता देते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो 1828-29 में उनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हो गया था, तो वो तो भारतेंदु काल और द्विवेदी काल के ही बारे में ज़्यादा लिख पाए। छायावाद काल तो उन्होंने पूरा वो लिख भी नहीं पाए। तो आधुनिक काल का जो विभाजन है वो डॉक्टर नगेंद्र का मान्य है और उसके अनुसार ही हम याद करते हैं। लेकिन पहले हम बात शुक्ल जी की ही करेंगे, क्योंकि हर बार भी हम उनको ही वरीयता देते हैं और प्रश्न भी ज़्यादा उन्हीं का वो जो मानते हैं, काल विभाजन हो चाहे नामकरण हो, कुछ भी हो, उन्हीं के अनुसार ज़्यादा मान्य होता है। तो हम बात करें साथियों आज, तो आचार्य शुक्ल जो है उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था, क्योंकि इससे पहले जो हम पढ़ते आए हैं उसमें पद्य में ज़्यादा रचनाएं लिखी जाती थी। लेकिन आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव हो चुका था, तो गद्य की रचनाएं ज़्यादा लिखे जाने के कारण आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। सबसे पहले बात तो हमें ये याद रखनी है। उसके बाद उन्होंने 1900 विक्रमी संवत से और 1900 विक्रमी संवत से, वैसे उनका उपविभाजन जो है वो 1843 ईस्वी तक माना जाता है। 1843 ईस्वी तक उन्होंने रीतिकाल माना था और 1843 ईस्वी के बाद उन्होंने आधुनिक काल की शुरुआत मानी थी साथियों। अब अगर मैं आपको विक्रमी संवत और ईस्वी सन में दोनों में बताऊंगी तो बीच में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ईस्वी सन में ही बात करूंगी। लेकिन आप जब भी प्रश्न पढ़ें या कोई भी पढ़ें तो आप देखेंगे कि आचार्य शुक्ल जी हैं, उन्होंने विक्रमी संवत में ज़्यादातर काल विभाजन किया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रश्न में आपसे विक्रमी संवत पूछा जाता है या ईस्वी सन पूछा जाता है। कि विक्रमी संवत पूछा जाएगा तो आप उसमें 57 जोड़ दोगे, जो ईस्वी है उसके हिसाब से, तो 57 आगे चलता है विक्रमी संवत। तो मैं बात कर रही हूँ 1843 ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन 1843 ईस्वी तक आचार्य शुक्ल जो है उन्होंने रीतिकाल माना था और उसके बाद आधुनिक काल की शुरुआत मानी थी। तो आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को दो भागों में बांटा था, कविता खंड व गद्य खंड। उसमें फिर उन्होंने दो पुरानी धारा और नई धारा के रूप में उन्होंने उपविभाजन कर दिया था। पुरानी धारा में तो उन्होंने माना था 1843 से 1868 ईस्वी तक। वैसे आधुनिक काल का जो शुरुआत है वो अलग अलग समय से मानी जाती है, लेकिन अगर पहले शुक्ल की बात करें तो 1843 ईस्वी से मानते हैं। लेकिन उन्होंने आधुनिक काल में उसे पुरानी धारा नाम दे दिया था 1843 से लेकर 1868 तक के समय को। और 1800 उसको पुरानी धारा कह सकते हैं शुक्ल के अनुसार, या फिर पूर्व भारतेंदु युग भी कह सकते हैं, या फिर रीतिकाल और आधुनिक काल के मध्य का युग होने के कारण वो संधि काल भी कहलाता है। इस हिसाब से उसके अलग अलग नाम हो गए। लेकिन उन्होंने आचार्य शुक्ल जी ने 1843 से 1868 ईस्वी तक की पुरानी धारा कहा था। उसके बाद उन्होंने भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से माना था, क्योंकि 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी की प्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था। तो उसी हिसाब से सर्वमान्य मत के अनुसार भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से ही माना जाता है। बाकी डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो उन्होंने 1857 ईस्वी से माना था, क्योंकि उस समय में हमारे देश में जो प्रथम क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था प्रथम स्वाधीनता का, उसके हिसाब से 1857 डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। इसके अलावा कुछ जो विद्वान हैं वो 1850 भी मानते हैं। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से कुछ लोग आधुनिक काल की या भारतेंदु युग की शुरुआत 1850 ईस्वी से मानते हैं। लेकिन अगर शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने 1868 ईस्वी से माना है। लेकिन सर्वमान्य मत डॉक्टर नगेंद्र का चलता है, और बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, उनके अनुसार 1857 ईस्वी से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं साथियों। उसके बाद हम डॉक्टर नगेंद्र का उपविभाजन पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक तो उन्होंने भारतेंदु युग माना है, जबकि शुक्ल जी ने 1893 ईस्वी तक ही भारतेंदु युग माना था। लेकिन शुक्ल जी वाला नहीं पूछा जाता है। वैसे और पीछे का काल बात करें तो ज़्यादा शुक्ल जी को मान्यता मिलती है, लेकिन आधुनिक काल में ज़्यादा मान्यता नगेंद्र को दी जाती है। नगेंद्र का जो काल विभाजन है वो ज़्यादा पूछा जाता है आधुनिक काल में, और उसी को मान्यता भी है। सर्वमान्य मत भी यही है। तो सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन किया आधुनिक काल का। तो आधुनिक काल में उन्होंने सबसे पहले 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक को उन्होंने भारतेंदु युग नाम दिया।
फिर 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक, जैसे 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था, तो उस हिसाब से उन्होंने 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक द्विवेदी काल नाम दिया। वैसे डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा था। इसके अलावा उसको भारतेंदु काल भी कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने उसको पुनर्जागरण काल नाम दिया। और 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक के समय को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल नाम दिया। यानी पुनर्जागरण तो 1857 से 1900 ईस्वी तक हो गया, और फिर जागरण में भी और सुधार हुआ, यानी 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक के काल को जागरण सुधार काल नाम दिया डॉक्टर नगेंद्र ने, और साथ ही इसे द्विवेदी युग भी कहते हैं। उसके बाद पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल के बाद तीसरा काल जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद है, जो 1918 से 1936 ईस्वी तक चला था। और ज़्यादातर यही मान्य है, छायावाद का जो काल है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक ही माना जाता है साथियों। उसके बाद छायावादोत्तर काल के नाम से उपविभाजन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। उन्होंने छायावादोत्तर काल को 1938 से अब तक बांट दिया। उसके बाद छायावादोत्तर काल के उन्होंने उपविभाजन किए, जैसे कि प्रगति प्रयोग काल, उन्होंने दोनों एक साथ दे दिए। लेकिन प्रगति प्रयोग काल उन्होंने 1938 से लेकर 1953 तक माना, लेकिन फिर उपविभाजन किया तो उसमें प्रगतिवाद तो आएगा 1938 से लेकर 1943 तक, और 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। उसके साथ ही उन्होंने प्रयोगवाद की शुरुआत मानी थी। तो 1943 से लेकर 1953 तक का काल जो वो प्रयोगवाद माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और 1953 के बाद के काल को उन्होंने नवलेखन काल नाम दिया था, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। उसी दौरान समकालीन कविता भी आई, साठोत्तरी कविता भी आई, यानी उस समय काव्य ज़्यादा लिखा गया। काव्य के हिसाब से भी, कहानी के हिसाब से भी अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग आंदोलन चले, वो हमें याद करने होते हैं। लेकिन आज हम बात यहीं तक करेंगे। यानी ये तो सारे उपविभाजन हो गए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक तो पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग, 1900 से लेकर 1918 तक द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल, 1918 से 1936 तक छायावाद, 36 से 43 तक प्रगतिवाद, और 43 से 53 तक प्रयोगवाद, और 53 के बाद नवलेखन काल आ गया, जिसमें हम अलग अलग कहानी आंदोलन और कविता आंदोलन पढ़ते हैं। ये था डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन साथियों। आपको आधुनिक काल आपको जितना हार्ड लगता है, आप इसको समझकर उपभागों में बांट कर पढ़ोगे तो ये उतना ही आसान हो जाएगा। इतना कोई बड़ा हुआ नहीं है, बस आपको देखने में हार्ड लगता है। एक आपको ये लगता है कि बहुत सारी रचनाएं हैं इसमें, तो साथियों बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आपको एक एक रचना याद नहीं करनी है। जो प्रमुख कवि हैं जिस भी काल, जैसे अगर मैं भारतेंदु युग की बात करूं तो भारतेंदु युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भारतेंदु ही हैं। इसके अलावा 7-8 ही प्रमुख लेखक हैं। और भारतेंदु युग में तो कविता तो यानी काव्य तो कम ही लिखा गया था, और काव्य खड़ी बोली में लिखा जाता था, क्योंकि दोनों भाषाओं का प्रयोग होता था उस समय भारतेंदु युग में। बाद में तो सारा द्विवेदी युग से तो सारा खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, लेकिन भारतेंदु काल तक दोनों भाषाओं का प्रयोग होता था, ब्रज भाषा का भी और खड़ी बोली का भी। तो उसमें तो कविताएं तो कम ही हैं। भारतेंदु युग में ज़्यादातर लिखे गए थे नाटक है, निबंध, और कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था। जैसे अमृति काल तक किसी भी पत्रिका का हमें नहीं पढ़ना होता है, उसके बाद से शुरुआत होती है हिंदी की प्रथम पत्रिकाओं की ओर। उसके बाद भारतेंदु युग के जो लेखक थे वो लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। उनकी सभी प्रमुख जो लेखक हैं उनकी एक दो पत्रिका थी। जैसे भारतेंदु जी की बात करूँ तो उनकी 3 पत्रिकाएँ थी। कवि वचन सुधा थी जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा उनकी दूसरी थी हरिश्चंद्र चंद्रिका जो 1873 में प्रकाशित हुई थी, और एक थी उनकी कवि वचन सुधा जो 1874 में प्रकाशित हुई थी, जो स्त्री विमर्श की प्रथम पत्रिका भी मानी जाती है। तो इस प्रकार से भारतेंदु युग में सबसे पहले तो भारतेंदु जी को याद करना है। उनकी प्रमुख पत्रिकाएं, एक तो उनकी संस्था थी तदीय समाज, पेन रीडिंग, ऐसे कुछ करके उनकी संस्थाएं थी, वो याद करनी है। फिर भारतेंदु जी के नाटक थे, अनुदित नाटक, जैसे 8-9 उनके अनुदित नाटक हैं, और कुछ उनके मौलिक नाटक हैं। तो उन नाटकों के आपको एक मौलिक की बना लेनी है ट्रिक, तो अनुदित फिर अपने आप पीछे रह जाएंगे। फिर अनुदित एक की ट्रिक बना लो आप, 8-9 नाटक हैं वो आपको याद करने हैं, और किस भाषा से वो अनुवादित किए गए हैं हिंदी भाषा में, वो आपको याद करनी है। तो आपको भारतेंदु जी की तो खासतौर से जो उनके नाटक हैं वही महत्वपूर्ण हैं, और कौन सा मौलिक है और कौन सा उनका अनुवादित नाटिका, यही आपको याद करना है। और बाकी जो 5-6 और प्रमुख लेखक बचते हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, ऐसे करके इनकी सबकी 1-2 पत्रिकाएं हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको हर युग की काव्य प्रवृत्तियाँ तो याद करनी ही होती हैं, तो वो तो आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार आप उपविभाजन में बांटकर, और बाकी आधुनिक काल में जैसे पढ़ेंगे आप, भारतेंदु युग में तो इतनी रचनाएं हैं, खासतौर से निबंध और नाटक ज़्यादा लिखे गए। कहानी की शुरुआत तो हम द्विवेदी युग से मानते हैं। उसके बाद बाकी की जो विधाएं हैं हिंदी की, जैसे यात्रा वृत्तांत हुई, संस्मरण हुए, ऐसी विधाओं की तो बाद में शुरुआत होती है। तो आप मान सकते हो साथियों, ज़्यादातर तो भारतेंदु युग में नाटक ही लिखे गए और निबंध लिखे गए। इन दोनों चीज़ों को आपको याद करना है। इसके अलावा फिर आगे की बात करें अगर आधुनिक युग की, तो आपको रचनाएं ज़्यादा लगती हैं। आपको प्रमुख जो कवि हैं उनकी खास तौर से तो वो रचनाएं याद करनी है जिनको कोई पुरस्कार मिला हुआ, जैसे किसी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान मिला है या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो प्रमुख रचनाएं आपको ज़रूर याद होनी चाहिए साथियों। ऐसे आप उपविभाजनों में बांटकर पढ़ोगे, इसको अलग अलग करके याद करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सभी साथियों का यही प्रश्न रहता है कि आधुनिक काल को कैसे तैयार करें, इसमें रचनाएं बहुत है। तो सभी रचनाएं आपको वैसे करने को तो साथियों ट्रिक बना कर सभी रचनाएं भी मैंने सुना है लोगों से कि याद करते हैं, लेकिन साथियों मैंने तो जैसा किया था वैसा ही मैं आपको बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने तो सभी रचनाएँ ट्रिक बना कर नहीं याद की थी, ट्रिक से याद नहीं रहती हैं। मैंने तो बार बार रिविज़न किया था, और ख़ास तौर से जैसे कई बार किसी कवि या लेखक की काल कर्मानुसार रचना पूछ ली जाती है कि सबसे पहले कौन सी प्रकाशित हुई थी, बाद में कौन सी, तो मैं तो खास तौर से जो प्रमुख कवि हैं उनकी ही प्रथम रचना और अंतिम रचना याद करती थी। बाद में थोड़ी बहुत एक दो ऐसे बीच की भी याद रह जाती थी जिनकी ज़्यादा रचनाएँ हैं उनकी। तो सारी रचनाएँ तो देखो साथियों मेरे तो याद हुई नहीं थी, बाकी किसी की याद हों तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिक बना के आप याद करो। लेकिन आधुनिक काल में अब जैसे या तो द्विवेदी युग में कुछ रचनाएं मिलेंगी, जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, दिनकर जी हैं, इनकी कुछ ज़्यादा रचनाएं हैं, या फिर छायावाद युग में हमें बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी, और प्रगतिवाद तक ज़्यादा रचनाएं हैं कुछ। उसके बाद प्रयोगवाद में तो जैसे हमें 7 वो कवि हैं सप्तकों के, तार सप्तकों के, वो याद करने हैं, उनकी भी ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं, या गेय की ज़्यादा रचनाएं हैं। एक दो और हैं जैसे शिव मंगल सिंह सुमन हैं, नागार्जुन जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, इनकी कुछ ज़्यादा रचनाएं हैं, बाकी सभी की इतनी ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं। बाद में नवलेखन काल में चलेंगे तो वहाँ तो हमें कविता आंदोलन और कहानी आंदोलन ही याद करने हैं, किसने उनको चलाया था वो याद करने हैं, उनकी रचनाएँ तो प्रमुख एक दो ही मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप विभाजन करके बाँट के पढ़ोगे तो साथियों ज़रूर याद हो जाएंगी। और वैसे भी आप खुशी मन से कोई भी चीज़ लेकर बैठोगे कि मुझे ये तो याद करनी है, ऐसे नहीं, तो खुद की लैंग्वेज में खुद की भाषा में उसको बदल के पढ़ो, याद करो। कैसे भी ट्रिक बनाकर अपने आप से खुद से जोड़कर कैसे भी करके याद करोगे तो साथियों याद हो जाएंगी। वैसे इतनी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है आधुनिक काल। अगर आप कोशिश करोगे तो बार बार रिवीजन करोगे तो बाद में आप ऑप्शन में देखोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये रचना इसकी इन जिनकी पूछ रखी है उनकी है या नहीं है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आगे द्विवेदी युग की बात करेंगे मैं एक वीडियो में कि उसमें आपको क्या बहुत ज़रूरी है याद करना। बाकी मैंने आपको बता दिया आधुनिक काल को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो बाकी की कोई और वीडियो में बात करेंगे साथियों, आगे के कालों की भी हम कैसे तैयार करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।